नमस्ते। आज हमारे सामने भारत के संविधान से जुड़े कुछ दस्तावेज है। हमारे पास कुछ विकिपीडिया के लेख हैं, संविधान के कुछ हिस्से हैं और संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का दिया गया एक बहुत ही यादगार भाषण भी। जी। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि संविधान में मतलब क्या लिखा है, हम इसकी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये दस्तावेज बना कैसे, किन बड़े विचारों पर यह टिका है और सबसे जरूरी, कागज पर लिखे शब्द असल दुनिया की मुश्किलों से कैसे टकराते हैं। हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। और इसी को समझने के लिए हम जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये एक बेहद दिलचस्प कहानी होने वाली है, क्योंकि संविधान देखिए सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है। ये एक नए राष्ट्र की उम्मीदों और आकांक्षाओं का एक तरह से घोषणा पत्र है। आज हम देखेंगे कि ये दस्तावेज कैसे सांस लेता है, कैसे समय के साथ इसके मायने बदलते हैं और कैसे इसकी व्याख्या आज भी हमारे भविष्य को आकार दे रही है। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, मतलब इसके बनने की प्रक्रिया से। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जी हाँ। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। इतना विशाल दस्तावेज बनाने का काम कितना मुश्किल रहा होगा। अंदाजा लगाना भी मतलब बहुत मुश्किल है। इसे एक संविधान सभा ने बनाया था। अच्छा। और इस सभा में शुरुआत में 389 सदस्य थे, जो बाद में भारत के बंटवारे के बाद 299 रह गए। यानी काफी सदस्य कम हो गए। हाँ, और ये कोई आम लोग नहीं थे, ये उस दौर के सबसे तेज दिमागों में से थे, जो पूरे भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और उन्हें सिर्फ एक देश का कानून नहीं बनाना था, बल्कि सदियों की गुलामी और गहरे सामाजिक बंटवारे से टूटे एक मुल्क को एक सूत्र में पिरोना था। और इस काम में लगभग 3 साल लग गए। 3 साल, 165 दिनों तक बैठकें चली। सोचिए उस कमरे का माहौल कैसा रहा होगा जहां भारत की तकदीर लिखी जा रही थी। जबरदस्त बहसें हुई होंगी। जबरदस्त, हर शब्द हर कॉमा पर तीखी बहस होती थी, लेकिन साथ ही एक राष्ट्र बनाने का साझा जुनून भी था। और इसी प्रक्रिया के केंद्र में थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे उनके भाषण में सबसे ज्यादा छूती है वो है उनकी विनम्रता। हाँ, ये वाकई कमाल है। अपने आखिरी भाषण में उन्होंने इस महान काम का सेहरा सिर्फ अपने सिर नहीं बांधा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने संविधान के सलाहकार सर B.N. राव का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके एक शुरुआती खाका तैयार किया था। अच्छा, तो एक ड्राफ्ट पहले से था। एक तरह से हाँ। उन्होंने मसौदा समिति के अपने साथियों को श्रेय दिया और सबसे ज्यादा तारीफ उन्होंने की श्री S.N. मुखर्जी की, जो मुख्य ड्राफ्ट्समैन थे। हाँ, अम्बेडकर कहते हैं कि मुखर्जी की काबिलियत ऐसी थी कि वो सबसे मुश्किल विचारों को भी बेहद सरल और साफ कानूनी भाषा में ढाल सकते थे। ये तो एक बहुत बड़ी कला है ना? ये दिखाता है कि ये किसी एक हीरो की कहानी नहीं, बल्कि एक टीम का, एक सामूहिक प्रयास का नतीजा था। तो इस सामूहिक प्रयास से जो दस्तावेज निकला, उसकी आत्मा क्या है? अगर हमें इसका दिल समझना हो तो कहाँ देखना चाहिए? बिना किसी शक के हमें इसके तीसरे भाग यानी मौलिक अधिकारों को देखना होगा। फंडामेंटल राइट। जी। और दिलचस्प बात यह है कि ये अधिकार सिर्फ सरकार पर लगाम नहीं लगाते, बल्कि ये एक नए समाज का नक्शा तैयार करते हैं। ये दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। एक तरफ समानता और स्वतंत्रता जैसे अधिकार हैं, जो हर व्यक्ति को नागरिक के तौर पर बराबरी का हक देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। बिल्कुल। और दूसरी तरफ शोषण के विरुद्ध या धार्मिक स्वतंत्रता जैसे अधिकार हैं, जो भारत की हजारों साल पुरानी सामाजिक ऊंच नीच और भेदभाव की व्यवस्था पर सीधी चोट करते हैं। ये सिर्फ कानून नहीं, ये एक सामाजिक क्रांति का वादा थे। तो ये अधिकार तो संविधान की नींव जैसे हुए। इनमें से कोई एक ऐसा अधिकार है जो बाकियों से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, या जो मतलब सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है? वैसे तो सभी जरूरी हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे ज्यादा दिलचस्प है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जी। इसकी खासियत यह है कि यह संविधान में लिखे महज कुछ शब्दों तक सीमित नहीं रहा। हमारी अदालतों, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 70 सालों में इसकी व्याख्या कर करके इसका दायरा बहुत बड़ा कर दिया है। एक मिनट, मतलब संविधान में लिखा एक अधिकार समय के साथ इतना बदल सकता है कि उसके मायने ही बढ़ जाए?
ये तो कमाल है। हाँ, इसका मतलब है कि संविधान एक पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक बहती नदी की तरह है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही इस दस्तावेज की खूबसूरती है। कुछ उदाहरण देखिए। 1974 में डी भुवन मोहन पटनायक मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो भी आप उससे जीने का अधिकार नहीं छीन सकते। सजा का मतलब ये नहीं कि उसके मानवाधिकार खत्म हो गए। ये तो बहुत जरूरी बात है। फिर 1979 में हुसैनारा खातून का मामला आया। अदालत ने उन हजारों विचाराधीन कैदियों पर ध्यान दिया जो सालों से जेल में सड़ रहे थे बिना किसी सुनवाई के। अंडर ट्रायल्स। जी, कोर्ट ने कहा कि अगर किसी जुर्म की अधिकतम सजा 5 साल है और आप किसी को 7 साल तक बिना सुनवाई के जेल में रखते हैं तो ये उसके जीवन के अधिकार का घोर उल्लंघन है। और ये सिलसिला रुका नहीं। 2012 के रामलीला मैदान मामले में कोर्ट ने कहा कि गहरी नींद का अधिकार भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। और 2017 के ऐतिहासिक पुट्टास्वामी मामले में तो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। हाँ बिल्कुल, राइट टू प्राइवेसी को भी इसी अनुच्छेद का एक अभिन्न अंग माना गया है। वाह, मतलब एक लाइन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की व्याख्या में आज कैदियों के अधिकार, तेज सुनवाई का अधिकार, सोने का अधिकार और हमारी प्राइवेसी का अधिकार सब कुछ शामिल है। जी हाँ, और यही दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की बदलती जरूरतों के साथ खुद को ढालता रहता है। तो ये अधिकार व्यक्ति को ताकत देते हैं, लेकिन इन करोड़ों लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए पूरे देश को चलाना भी तो है। सही बात है। ये शक्ति का संतुलन कैसे बनाया गया? यहीं पर संविधान का संघीय ढांचा सामने आता है ना? बिल्कुल, फेडरल स्ट्रक्चर। भारत इतना विशाल और विविधताओं से भरा देश है कि इसे सिर्फ दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता, नामुमकिन है। इसीलिए संविधान ने शक्तियों का बंटवारा किया है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच। और ये बंटवारा कैसे काम करता है? स्रोतों में 3 सूचियों का जिक्र है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हाँ, समवर्ती सूची। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसे एक बड़े परिवार की तरह समझिए। घर के बड़े बुजुर्ग यानी केंद्र सरकार पूरे देश से जुड़े बड़े फैसले लेते हैं। जैसे दूसरे देशों से रिश्ते, देश की सेना या बैंकिंग, ये सब संघ सूची में आता है। ठीक है, ये समझ आया। फिर घर के अलग अलग सदस्य यानी राज्य सरकारें अपने अपने कमरों के नियम खुद बनाती हैं। जैसे स्थानीय पुलिस कैसी होगी, खेती बाड़ी के नियम क्या होंगे या साफ सफाई का इंतजाम, ये सब राज्य सूची का हिस्सा है। और फिर एक कॉमन एरिया है, जैसे घर का लिविंग रूम, वो है समवर्ती सूची। बिल्कुल, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शादी ब्याह के कानून या शिक्षा। लेकिन यहाँ एक पेच है। अगर लिविंग रूम के नियमों पर कोई बड़ा झगड़ा हो जाए तो आखिरी बात किसकी मानी जाएगी? आखिरी बात घर के बुजुर्ग यानी केंद्र की ही मानी जाएगी। अगर दोनों के बनाए कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून लागू होगा। लेकिन ऐसी वजह से संविधान पर केंद्रीकरण का आरोप भी तो लगता है। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण में भी इसका जिक्र है। आलोचक कहते हैं कि हमारा ढांचा नाम का संघीय है, असल में सारी ताकत तो केंद्र के पास है। ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है और अंबेडकर ने अपने भाषण में इसका सीधा जवाब दिया था। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने माना कि संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाती हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सामान्य हालात के लिए नहीं है। इनका इस्तेमाल सिर्फ आपातकाल या राष्ट्रीय संकट के समय होना चाहिए। सुनने में तो ये तर्क काफी मजबूत लगता है, लेकिन क्या आलोचक ये नहीं कहते कि आपातकाल या राष्ट्रीय संकट की परिभाषा का कई बार राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये संतुलन बिगड़ जाता है? हाँ, ये बहस आज भी जारी है, बिल्कुल जारी है। लेकिन अंबेडकर का मूल तर्क ये था कि सामान्य समय में राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं हैं, दोनों अपनी शक्ति सीधे संविधान से लेते हैं। उनकी दलील थी कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र जरूरी था, खासकर देश की आजादी के उस नाजुक दौर में। चलिए, अब इन सब विचारों को मौलिक अधिकार, संघीय ढांचा, केंद्र राज्य के रिश्ते, एक असल और बेहद जटिल मामले पर लागू करके देखते हैं। अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर। जी, हमारे स्रोतों में इसका काफी गहरा इतिहास दिया गया है। और इस मामले में संविधान के कई सिद्धांत एक साथ कसौटी पर कसे जाते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है इसके अस्थायी प्रावधान होने से। एक टेम्पररी प्रोविजन। जी, इसे संविधान में इसलिए जोड़ा गया था ताकि भारत और जम्मू कश्मीर के रिश्ते को तब तक के लिए तय किया जा सके जब तक कि राज्य की अपनी संविधान सभा कोई आखिरी फैसला नहीं ले लेती।
लेकिन ये अस्थायी चीज स्थायी कैसे बन गई, ये थोड़ा उलझा हुआ लगता है। हुआ ये कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 में भंग हो गई। अच्छा। लेकिन उसने अनुच्छेद 370 को हटाने की कोई सिफारिश नहीं की। इस एक घटना की वजह से कानूनी व्याख्या ये बन गई कि अब इसे हटाने का रास्ता बंद हो गया है, और अदालतों ने भी बाद में इसे भारतीय संविधान का एक स्थायी हिस्सा मान लिया। और इस विशेष दर्जे की वजह से कुछ ऐसे मुद्दे उठे जो बहुत विवादास्पद रहे, जैसे कि महिलाओं के अधिकारों का मामला। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला जिसके पास स्थायी निवासी का सर्टिफिकेट है राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती थी, तो उसके सर्टिफिकेट पर लिख दिया जाता था सिर्फ शादी तक वैध। सिर्फ शादी तक? मतलब शादी के बाद उसके अधिकार खत्म? हाँ, उसके कई अधिकार, खासकर संपत्ति से जुड़े अधिकार खत्म हो जाते थे। ये तो सीधे सीधे भेदभाव लगता है। बिल्कुल। 2004 में तो इस भेदभाव को और पक्का करने के लिए एक बेटी बिल भी लाया गया था, हालांकि वो पास नहीं हो सका। और यहीं पर सिद्धांतों का टकराव दिखता है। कैसा टकराव? और बिल के समर्थक कह रहे थे कि ये राज्य की जातीय पहचान की रक्षा के लिए जरूरी है, जबकि विरोधी कह रहे थे कि ये साफ तौर पर लैंगिक भेदभाव है और समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। ये तो सिद्धांतों का सीधा टकराव है। एक तरफ एक समुदाय की अपनी पहचान बचाने की दलील, और दूसरी तरफ एक महिला का बराबरी का मौलिक अधिकार। बिल्कुल। संविधान की व्याख्या ऐसे ही मुश्किल मोड़ पर आकर परखी जाती है। और ऐसा ही एक और टकराव 2008 के अमरनाथ भूमि विवाद में दिखा था। हाँ, वो भी एक बड़ा मामला था, जब सरकार ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को तीर्थ यात्रियों के लिए कुछ जमीन अस्थायी तौर पर दी, तो कश्मीर घाटी में जबरदस्त विरोध हुआ। अलगाववादी समूहों ने कहा कि ये अनुच्छेद 370 को कमजोर करने की साजिश है, और जब सरकार ने दबाव में आकर फैसला वापस लिया, तो जम्मू क्षेत्र में इसके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। मतलब ये मुद्दा कितना संवेदनशील और ध्रुवीकरण करने वाला था। बहुत ज्यादा। तो इस पूरी स्थिति में आखिरकार बदलाव कैसे आया? आज की जमीनी हकीकत क्या है? हमारे स्रोतों के मुताबिक 5 अगस्त 2019 को एक राष्ट्रपति के आदेश के जरिए भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू कर दिए गए, और इसके साथ ही अनुच्छेद 370 का वो विशेष दर्जा प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। इसके तुरंत बाद संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया। और इस अधिनियम में क्या बदला? इस कानून ने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। अच्छा, 2 यूनियन टेरिटरीज में? जी। पहला जम्मू और कश्मीर, जहां अपनी एक विधानसभा होगी, और दूसरा लद्दाख, जहां कोई विधानसभा नहीं होगी। ये नई व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गई। तो आज हमने संविधान बनने की कहानी से लेकर उसके सिद्धांतों, उसके ढांचे और एक बेहद पेचीदा मामले में उसके अमल को समझने की कोशिश की। अंत में मैं डॉक्टर अंबेडकर के उसी भाषण की एक बात पर वापस लौटना चाहूंगा। जरूर। उन्होंने अपना भाषण किसी जश्न या जीत के एहसास के साथ खत्म नहीं किया था, बल्कि एक गहरी चेतावनी और चिंता के साथ किया था। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 से भारत एक अजीब सी कश्मकश में जिएगा। कश्मकश? कैसी कश्मकश? यही कि सियासत में तो सब बराबर हो जाएंगे, एक इंसान, एक वोट, एक कीमत, हर किसी को वोट देने का हक होगा। राजनीतिक समानता। हाँ, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में जो गहरी खाई है, जो जमीन आसमान का फर्क है, वो बना रहेगा। एक तरफ राजनीतिक बराबरी होगी, दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी। और उन्होंने सवाल पूछा जो आज भी गूंजता है। हाँ, उन्होंने पूछा, हम ये दोहरी जिंदगी कब तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को कब तक नकारते रहेंगे? गणतंत्र के जन्म के समय पूछा गया यह सवाल आज भी हमारे सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि संविधान सिर्फ कानून की किताबों का विषय नहीं है। इसका असली इम्तिहान उस समाज में होता है जिस पर यह लागू होता है, और वो इम्तिहान आज भी जारी है।